कोरोनानंतर बांधकाम क्षेत्राला पुन्हा एकदा भरारी मिळाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र मागील काही वर्षात कशी त्याची प्रगती झालेली आहे, जर का मागच्या वर्षामध्ये बघायचं तर साधारणपणे 1 लाखांच्या वर घरं जी आहेत ती मुंबईमध्ये विकल्या गेलेली आहे. सोबतच मागच्या 10 महिन्यांमध्ये देखील चांगल्या प्रकारे जी ग्रोथ आहे ती आपल्याला या क्षेत्रामध्ये बघायला मिळत आहे. यात एकूण बघायचं तर नेमकी मागील 10 दिवस असेल किंवा येणारा सण असेल, दसरा असेल किंवा मग दिवाळी असेल, कशी एकूण ग्राहकांची मागणी आहे याच संदर्भात बोलण्यासाठी माझ्यासोबत क्रीडाईचे पदाधिकारी आहेत. माझ्यासोबत आहेत केवल जी जे सीओओ आहेत क्रीडाईचे, आणि माझ्यासोबत नवी मुंबई क्रीडाईचे देखील चेअरमॅन आहेत विजय लखानी सर. आपण त्यांच्याशी या संदर्भात बातचीत करणार आहोत. मी केवल सरांसोबत सुरुवात करतो. क्या कहेंगे सर, आने वाले कुछ दिनों में हो या फिर जो पिछला फेस्टिवल था वो कैसा गया है, किस तरह से आप देखते हो ये पूरा मार्केट को? अभिषेक, थैंक यू, आप मुझे इस चैनल पे लाए. पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पिछले 10 दिनों में, मतलब नवरात्रि के 9 दिन और दशहरा अगर मैं पकड़ के चलूं, तो मुझे ये समझ में आया है कि काफी अच्छा रुझान मिला है ग्राहकों का प्रॉपर्टी मार्केट की तरफ. अगर मैं इसको आंकड़े में तब्दील करूं तो मैं ये कहूंगा कि अक्टूबर महीने में, अगर सिर्फ अक्टूबर महीने की मैं बात करूं, तो अक्टूबर महीने में हमने 10,601 प्रॉपर्टीज रजिस्टर होते हुए देखे हैं, जो करीब करीब होता है 510 यूनिट्स एक दिन में रजिस्टर हुए हैं पिछले 10 दिन में. मतलब नवरात्रि का पहला दिन से लेके अगर मैं दशहरा पकड़ता हूं तो रोज के 500 यूनिट रोज के रजिस्टर हुए हैं. और अगर मैं इसको पूरे साल में पिछला 10 महीना अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 10 महीने में 2023 में हम लोगों ने 1,04,832 यूनिट को रजिस्टर होते हुए देखा है. अभी इसको अगर हम आंकड़ों में तब्दील करें तो राज्य सरकार को इससे जो आवक हुई है वो कम से कम 9,221 करोड़ की आवक पिछले 10 महीने में सरकार को हुई है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से या स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम से. और इसी को अगर हम अक्टूबर का, जो आपका जो प्रश्न है कि भाई क्षण के दिन जो है आपके जो त्योहार के दिन है, वो त्योहार के दिनों में हमने 435 करोड़ का स्टैम्प ड्यूटी हमारे जो होम बायर्स हैं उन्होंने सरकार को दिया है. सो अगर ये आंकड़ों को हम एक तरह से उसकी अगर हम उसका विश्लेषण करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी मार्केट के तरफ स्पेशली आफ्टर कोविड लोगों का रुझान काफी ज्यादा है. अपना खुद का घर, अपने खुद की छत होना कितना इंपॉर्टेंट है वो शायद लोगों में ज्यादा समझ में वो आ रहा है. और लोगों को बड़े घर भी चाहिए. जो पहले हम रुझान देखते थे कि हमें ये कहा जाता कि नैनो हाउसिंग, जो छोटे घर ज्यादा मार्केट में डिमांड में थे, वो शायद अभी वो रुझान बदल रहा है और लोगों को बड़े घर चाहिए, लोगों को अच्छे घर चाहिए. और वो क्वालिटी हाउसिंग जो है वो हमें एक खास सूचन दे रहा है कि अगली दिवाली जो हमारी आ रही है उस टाइम पर भी हम देख रहे हैं कि वे प्रॉपर्टी के जो डिमांड है उसके अंदर काफी इजाफा होगा. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आने वाले जो दिवाली का सीजन है वो किस तरह से आप देखते हो, क्योंकि अभी का अगर आंकड़े देखें तो रजिस्टर बड़े पैमाने पर यूनिट्स हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भी वैसे ही संख्या रह सकती है क्या, या फिर क्या आपका अनुमान है उस संदर्भ? जी, अगर मैं फिर से आपको बताऊं कि दशहरा का अगर मैं बराबर विश्लेषण करूंगा तो पिछले साल की जो हमारी जो यूनिट की बिक्री थी उससे 37% ज्यादा 2023 में हमने दशहरा के दिन में, या अक्टूबर का जो नवरात्रि का 9 दिन और दशहरा जो है उसमें हमने यूनिट्स की बिक्री की है. तो अगर वो रुझान को मैं देखता हूं तो मैं 100% ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि प्रॉपर्टी की तरफ रुझान ज्यादा है लोगों का. और यही जो मोड है कि जो मतलब लोगों की डिमांड जो है हम उसको एक्सिलरेटेड डिमांड कहते हैं, वो चालू रहेगी दिवाली के एंड तक. माझ्यासोबत नवी मुंबईचे देखील चेअरमॅन आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. सर, अगर नवी मुंबई देखा जाए तो मुंबई से कम बजट में अगर लेना है घर तो बहुत से लोग ये नवी मुंबई शिफ्ट करते हैं. ऐसे में अगर फिलहाल का क्या मार्केट है और किस तरह आप ग्रोथ देखते हो मार्केट में? अभिषेक जी, आपके टीवी के माध्यम से ये बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो हमारे नवी मुंबई का सही राइट मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने ये एफर्ट डाले हैं कि हमारे लास्ट 9-10 दिन जो नवरात्रि के गए हैं अक्टूबर के, उसमें 4,500 अप्रोक्सीमेटली प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है. और उससे गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेट 270 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेशन भी हुई है. आपने जो नैनो स्कीम या अफोर्डेबल के लिए पूछा, तो नवी मुंबई में मैक्सिमम लोग जो है वो अफोर्डेबल स्कीम के लिए आते हैं, नो डाउट अबाउट इट. एंड अगर अफोर्डेबल स्कीम सक्सेसफुल है तो नवी मुंबई में ही है, या जो बम्बई के और आउटस्कर्ट्स होंगे, बट मोस्टली नवी मुंबई.
बट अब जो लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है वो मैक्सिमम लोगों को बड़े घर चाहिए। अगर अफोर्डेबल है तो भी बड़ा चाहिए, और अगर बड़ी बजट की है तो भी बड़ा घर चाहिए। हर किसी की फैमिली बड़ी हो गई होगी उस हिसाब से। एंड अभी इसके बाद ये जो स्पेशली हमने नवरात्रि के टाइम में जो ये फिगर देखे हैं, इससे हमारी फीलिंग और स्ट्रांग हो गई है कि दिवाली के टाइम पर जो प्रोग्रेस होगी सेल में हमारी न्यू बॉम्बे के लोगों की, वो बहुत ज़्यादा सेल होने के एक्सपेक्टेशन हमें है। बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है हमारे पास, और नो डाउट हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में, बढ़ावा देने में बहुत मदद कर रही है, उनकी भी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन भी होगी। जो ओवरऑल मार्केट है, मतलब आने वाला एयरपोर्ट हो या फिर बाकी डेवलपमेंट भी नवी मुंबई में अच्छी तरह होते हुए नजर आ रही है, इसको आप हाउसिंग से कैसे देखते हो? उसका ग्रोथ आप आने वाले कुछ सालों में किस तरह देखने वाले हो? प्रोग्रेस जो हमारी बिल्डिंग इंडस्ट्री में प्रोग्रेस हो रही है, बहुत अच्छी लेवल की प्रोग्रेस है। उसका अगर स्कोर हम निकालेंगे तो इट्स अ वेरी हाई स्कोर। स्पेशली अभी जो ट्रांस हार्बर लाइन सिवरी उल्वा की बन रही है, उसके बाद तो बहुत बड़ी एक हाइप आने का एक्सपेक्टेशन है वहाँ के लोगों को। एंड फर्स्ट फेज जब एयरपोर्ट का स्टार्ट हो जाएगा तो भी लोगों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई हैं। जेएनपीटी कनेक्टेड हो चुका है न्यू बॉम्बे के ट्रेन के थ्रू। ये जो चीज़ें प्रोग्रेस है, इस बहुत बड़ी बात है न्यू बॉम्बे की प्रोग्रेस के लिए। और बहुत बड़ी जो है, जो सैलरीड क्लास लोग हैं, जो वर्किंग क्लास लोग हैं, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट इन चीज़ों से मिलने वाला है। ऑलरेडी मिल रहा है, जो हमारी इंडस्ट्री नहीं बल्कि और भी जो इंडस्ट्री हमारे न्यू बॉम्बे में उससे है। स्पेशली अगर मैं बोलूं तो हमारी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लोग बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। शायद उतनी सिडको में ज़मीनें ही ना दे पाए जितना हम घर बनाना चाहते हैं। और आने वाले 1 साल के अंदर एटलीस्ट जो ये मैंने प्रोग्रेस आपको बताई है, उसमें जो घर की डिमांड रहेगी। कभी कहते हैं ना, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है। हमारे पास न्यू बॉम्बे में उल्टा है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। एंड अगर आप इसके फैक्ट्स देखना चाहेंगे तो सिडको से बहुत बड़े रेट्स में बिल्डर लोगों ने प्लॉट परचेज किए हैं, जो कि इट्स अनबिलीवेबल रेट विच इज नॉट डाइजेस्टेबल टू एनीवन। दिस इज द रीजन के वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है। साधारण सध्याची परिस्थिती पाहिली तर मागणी ही मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांकडनं केली जाते। मात्र मुंबई संदर्भात आपण जरा विचारूया, अफोर्डेबल घर जो है वो मुंबई में अभी पॉसिबल नहीं है, ऐसी फिलहाल की पूरी परिस्थिति है। इसको कैसे देखते हो आप? आने वाले कुछ दिनों में इसमें कुछ बदलाव दिखाई दे सकता है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, हमें पहले ये समझना पड़ेगा और हमें अपने दर्शकों को ये बताना पड़ेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की व्याख्या क्या है। अब सरकार की जो परिभाषा है वो 2 तरीके से है। अफोर्डेबल हाउसिंग वो होता है जो 45 लाख रुपए से नीचे का घर हो और 60 स्क्वायर मीटर 60 स्क्वायर मीटर से नीचे का घर हो। अगर ये दोनों को आप मिलाते हो और जो यूनिट आपको मिलता है उसी को गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग में गिनती करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको घर लेना है जो 600 स्क्वायर फीट से नीचे है, जो आपको शायद मुंबई में 100% मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन 45 लाख रुपए के नीचे का घर आज महाडा में भी शायद अवेलेबल नहीं है, जहां तक मेरे रिकॉर्ड्स है वहां तक। सो मेरा ये कहना है कि अगर ये दोनों व्याख्याओं को, अगर ये दोनों परिभाषा को मिला के अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग की व्याख्या करते हो तो आज की तारीख में मुंबई सबर्ब्स और मुंबई सिटी में ऐसा एक भी घर अवेलेबल नहीं है। सो इसके लिए हमने एक मुहिम चालू की थी। हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ये मतलब याचना की है और हमने इनको एक रिपोर्ट सबमिट किया है फिलहाल ही, जहां हमने उनको कहा है कि भाई अगर अफोर्डेबल हाउसिंग जो हमारे ऑनरेबल पीएम का जो सपना है, विजन जो है उनका हाउसिंग फॉर ऑल, अगर उसको हमें मुंबई में लागू करना है तो हमें ये व्याख्या को नए सिरे से बदलना पड़ेगा। हमें ये व्याख्या में से 45 लाख रुपए का जो आपने एक बेंचमार्क लगा के रखा है उसको हटाना पड़ेगा, या फिर हमें मेट्रो सिटीज के लिए एक अलग अफोर्डेबल हाउसिंग इंडेक्स बनाना चाहिए, ना कि वो 45 लाख रुपए को पकड़ के लेके जाना चाहिए। क्योंकि 45 लाख रुपया में कोई घर आज अगर मुश्किल नहीं अवेलेबल ही नहीं है तो फिर अफोर्डेबल हाउसिंग की हम कोई भी परियोजना को यहाँ लागू करेंगे तो उसकी कोई सक्सेस मुमकिन नहीं होगी। सो हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि ये 45 लाख रुपए का टैग हटाया जाए, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप 1 BHK भी लेते हो मुंबई में तो वो 90 लाख से 1 करोड़ की रेंज में अगर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो वो भी तो मध्यम वर्गीय है, राइट, वो भी तो फर्स्ट टाइम बायर ही है। लेकिन उनको वो PMAY के लाभ वगैरह लाभ नहीं मिलते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं गिनते हैं।
सो हमने गवर्नमेंट को ये याचना दी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उनकी परिभाषा को चेंज करें। आप उनको 45 लाख रुपए का जो बेंचमार्क लगा के रखा है उनको हटाइए और एटलीस्ट आप 90 स्क्वायर मीटर्स मतलब 900 स्क्वायर फीट का घर और 60 लाख से ऊपर का घर उसको भी आप अफोर्डेबल हाउसिंग में गिनिए। अगर हम ये करते हैं तो बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जो फेंस पे बैठे हैं आज, जिनको पीएमएवाई का लाभ नहीं मिल रहा है, वो शायद उसके लाभार्थी बनेंगे और अफोर्डेबल हाउसिंग को हम ज्यादा वेग दे पाएंगे। तर एकूण बघायचं तर नेमकी मागणी जी आहे ती देखील सध्याला वाढताना बघायला मिळते आणि तशाच प्रकारचं दोन्ही जे पदाधिकारी आहेत क्रीडाचे ते सध्याला आपल्याला बोलून दाखवत आहेत। येत्या काळात देखील मोठ्या प्रमाणात घरांची विक्री जी आहे ती होऊ शकते अशा प्रकारचा अंदाज आहे आणि त्या प्रकारेच सरकारला देखील कर मिळताना बघायला मिळेल। कॅमेरामॅन गजानन बाळपूरकरसह अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।